अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हमने किया था, और उसमें हमने देखा था एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस और ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में हमने देखा था कि किस तरह से जी सेल्स जो हैं वो मतलब पेराइटस से हमारे डैमेज हो जाते हैं, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक क्लोराइड्रिया होता है, परनीशियस एनीमिया होता है, और जो हमारे पास होता है क्या नाम है उसका, जी सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से गैस्ट्रिनोमा के भी चांस बढ़ जाता है, कार्सिनोमास के भी चांस बढ़ जाता है, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया भी हो जाता है। एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस हमने देखा था यूरियासिस प्रोटीएसिस रिलीज करता है, और क्या क्या वो अल्सरेशन एडिनोकार्सिनोमा माल्टी लिम्फोमा का जो है वो कैंसर का ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमने देखा था कि मोस्टली प्रॉक्सिमल डिस्टल और जो डिस्टल स्टमक होता है, मोस्टली एंट्रम का रीजन लेसर क्वेचर का, वहाँ पे होता है ये अल्सर, और मोस्टली इसका जो कॉज होता है वो एच पाइलोराई होता है। लेकिन जो रिंगर एलिसन सिंड्रोम के लोग होते हैं उनमें भी ये हो सकता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। उसके बाद हमने डिस्टिंग्विश किया था कि ड्यूटेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि खाना खाते हैं तो जो है ना स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर होगा, और खाना नहीं खाते, सॉरी खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर में पेन होती है। ठीक है, खाना नहीं खाते तो ड्यूडेनल अल्सर जो है उसकी पेन ठीक हो जाती है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था ना, यही बताया था। अच्छा, अब मैंने ये आपको नहीं बताया था कि जो है ड्यूडेनल अल्सर की जो दर्द है वो क्यों ठीक हो जाती है खाना खाने की वजह से। तो उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे जो ड्यूडेनम होता है ना वो डिफेंसिन्स रिलीज़ करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो स्टमक होता है वो जब खाना आता है तो एसिड रिलीज़ करता है, इस वजह से जो है ना डिफरेंस आता है इन दोनों में। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक बायोप्सी करवाई जब ड्यूडेनल अल्सर की, तो वहाँ पे ब्रनर्स ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी मिलती है। अगर जो इंटीरियर ड्यूडेनम का होता है तो वैसे तो वहाँ पे होता है अल्सर, लेकिन अगर पोस्टीरियर का हो तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो ब्लीड कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो स्टमक की अगर हमारे पास अल्सर होगा तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फिर हमने डिस्टिंग्विश किया था बिनाइन पेप्टिक अल्सर से मैलिग्नेंट अल्सर्स को कि किस तरह से वो जो है ना हमें बायोप्सी में नजर आते हैं। नोवेल जिसके सब होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है सरफेस एपिथेलियल सेल्स की, इनको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी ना दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास डिफ्यूज टाइप होती है, एक इंटेस्टाइनल टाइप होती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल टाइप इसकी ज़्यादा कॉमन होती है। पीछे से हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी इंटेस्टाइनल कॉज करवा रही थी। ये लार्ज होते हैं, इरेगुलर अल्सर कॉज करते हैं, हीप्ड अप मार्जिन्स होती हैं, लेसर कर्वेचर जो है एंट्रम का वहाँ पे ये कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये था आपका स्टमक, तो एंट्रम का जहाँ पे लेसर कर्वेचर पे पेप्टिक अल्सर हो रहा था, यहीं पे आपकी इंटेस्टाइनल टाइप की कैंसर होगा। ठीक है, इसको इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कैंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो स्टमक की एपिथेलियम होती है ना उसकी वो इस तरह से हो जाती है जैसे इंटेस्टाइनल है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है यहाँ पे, जैसे इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन की कोलमनर एपिथेलियम होती है गोबलेट सेल्स वाली, वो यहाँ पे स्टमक की लाइनिंग उस तरह की हो जाती है, इस वजह से इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो इंटेस्टाइनल टाइप का कैंसर होता है वो एच पाइलोराई की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि एच पाइलोराई भी यहीं पे था, उसका खाना उसकी जगह पे यही है। मैंने आपको बताया था एच पाइलोराई को स्टमक का नीचे वाला पार्ट पसंद है, तो यहीं पे एच पाइलोराई रह रहा होता है और यहीं पे इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कैंसर होता है, यहीं पे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। ठीक हो गया। इसका जो रिस्क फैक्टर्स होता है हमारे पास वो ही होता है कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया की वजह से ये कैंसर हो जाता है, एच पाइलोराई की वजह से, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से, या वो लोग जापान में मोस्टली स्मोक फिश खाई जाती है, नाइट्रोजन माइंस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लड टाइप ए के जो लोग होते हैं उनमें ये एडिनोकार्सिनोमा ये वाली जो टाइप होती है इंटेस्टाइनल टाइप, इसकी टाइप ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक हो गया, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटेस्टाइनल टाइप जो होती है मोर कॉमन है, लार्ज इरेगुलर अल्सर बनता है लेसर कर्वेचर पे। ठीक है, एंट्रम के, और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया किसकी वजह से, एच पाइलोराई ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से, नाइट्रोजमाइन स्मोक फिश की वजह से, ब्लड टाइप ए की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है डिफ्यूज़ टाइप। डिफ्यूज़ टाइप जो होता है ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये होता है कि इसमें ना हमारे पास सिग्नल रिंग सेल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, ऐसे करके ना सेल्स मिलते हैं हमें, ये डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट करता है हमारी गैस्ट्रिक वॉल को। ठीक है, मतलब ये आपकी गैस्ट्रिक वॉल है, तो इसको ऐसे इसने सारा फैला होगा ऐसे कैंसर। ठीक है, और डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी कैंसर सेल है तो उसका जो इर्द गिर्द का स्ट्रोमा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे करके, तो वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोमा हो जाता है ना तो उसकी वजह से उसको उसको वो एक हार्डनिंग हो जाती है वहाँ पे। तो अब जो स्टमक की वॉल होती है वो इतनी ज़्यादा हार्डनिंग हो जाती है उसकी, तो ऐसे लगता है जैसे लेदर की बॉटल है। ठीक है, तो इसको हम लेदर बॉटल अपीयरेंस भी कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो डिफ्यूज़ टाइप होती है उसमें सिग्नल रिंग सेल्स होते हैं, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट करता है, डेस्मोप्लाजिया शो करता है जिसमें स्टमक की वॉल जो है वो थिक हो जाती है, इसको हम लेदर बॉटल अपीयरेंस कहते हैं, लाइनाइटिस प्लास्टिका कहते हैं। ठीक है, इसमें एच पाइलोराई की कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है,
और ना ही एसोसिएशन है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया की, ना ही एसोसिएशन है नाइट्रोसमाइंस की, ठीक है। ये हमारे पास डिफ्यूज टाइप ऑफ कैंसर जो है इन लोगों में नहीं होता, जो एच पाइलोरी इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया या नाइट्रोसमाइंस वाले होते हैं, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है ये लेट प्रेजेंट करता है, जैसे कि एसोफेजियल कार्सिनोमा था वो भी लेट प्रेजेंट कर रहा था, पेशेंट को वेट लॉस हुआ होता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होती है उसको, ठीक है, एनीमिया होता है उसको, और अर्ली जो है ना सेटाइटी होती है, मतलब अभी वो खाना शुरू करता है साथ ही उसका पेट भर जाता है, ठीक है। तो ये बात होती है, क्योंकि उसकी जो वॉल है वो इतनी ज़्यादा स्टमक की वॉल थिक हो गई है ना, तो उस वजह से ना वो खाना अंदर ही नहीं जाता। अच्छा, अब क्या है कि रेयरली प्रेजेंट्स एज ए कैंथोसिस नाइग्रेनेंस और द लेजर ट्रेजल साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैराटोसिस हो जाती है स्टमक की ना, सॉरी ये जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, ये भी ऐसे ब्लैक सी हो जाती है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये स्प्रेड करता है हमारी लिम्फ नोड्स को, इन्वॉल्व करता है हमारी जो सुप्रा क्लेविकुलर लेफ्ट साइड की नोड्स होती है ना वहाँ पे जाता है, विचो नोड्स, वहाँ पे ये कैंसर जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो डिफ्यूज़ टाइप वाला कैंसर होता है डिफ्यूज़ स्प्रेड करता है ना, मतलब फैल रहा होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पसंद करता है लेफ्ट सुपर क्लेविकुलर नोड में जाता है, ये हमारे लिवर में चला जाता है, और इसके अलावा पेरिम्बलाइकल रीजन में चला जाता है, वहाँ पे एक नोड बना देता है सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, ठीक है। आपने ओवरियन कैंसर्स अगर पढ़े हैं ना तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल बन जाता है, वो हमें बताता है कि एक्चुअली वो नोड्यूल हमारे अम्बिलिकल रीजन में बनता है, वो हमें बताता है कि कोई ना कोई जो हमारे इस वाला एरिया ना अम्बिलिकल एरिया उसके अंदर कहीं ना कुछ कुछ कैंसर टाइप चीज़ चल रही है, ठीक है। तो वो जब नोड्यूल उसके अम्बिलिकल रीजन में नज़र आता है ना तो उससे हमें पता चल जाता है। तो ये जो डिफ्यूज़ टाइप का कैंसर होता है ना, एक तो हमारे लेफ्ट से सुपर क्लेविकुलर नोड्स में जाता है स्टमक से, फिर स्टमक से जो है ये हमारे लिवर में जाता है, और ये हमारे जो अम्बिलिकल रीजन में आके ना तो सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल भी बना देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे इन्होंने फिगर भी दिखाई हुई है कि दिस इज़ एक्चुअली द स्टमक जो कि हमारे पास थिक हो गया हुआ है डेस्मोप्लेजिया की वजह से, ठीक है, लेदर बॉटल अपीयरेंस ये देता है, और ये हमारे जो है ना दिस इज़ एक्चुअली द सिग्नेट सेल जो हमें डिफ्यूज़ टाइप में नज़र आता है, ठीक है, सिग्नेट सेल नज़र आ रहा है इसमें, जो ये वाला आपको बिल्कुल मैं आपको दिखाऊँ अगर क्लोज करके, तो ये जो रीजन है ना ये वाला दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये म्यूसिन है जो ये रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है, और दिस इज़ होल एज अ सिग्नेट सेल रिंग सेल, ठीक है। न्यूक्लियस एक साइड पे हो गया होता है और सारे इसके ल्यूमेन को जो है ना म्यूसिन ने भर लिया होता है, सो दिस इज़ एक्चुअली द सिग्नेट रिंग सेल्स सीन इन द जो हमारे पास इंटेस्टाइनल जो सॉरी उसकी टाइप होती है डिफ्यूज़ टाइप ऑफ कैंसर में। अब होता क्या है कि इसमें बायलेटरल ओवरीज जो है, अच्छा ये ओवरीज के कैंसर में हमने पढ़ा था कि जब हमारा, मैं आपको कहा था ऐसे याद रखना है आपने कि दिस इज़ अ जीआईटी और ये हमारी ओवरी है, ठीक है। ओवरी से जो कैंसर इसकी तरफ जाता है ना, ओवरी से अगर कोई कैंसर है वो जीआईटी की तरफ मेटास्टाइज करके गया है तो उसको हम पी का नाम देते हैं, ठीक है, और जो जी से हमारे पास ओ की तरफ आता है ना, मतलब जीआईटी से ओवरी की तरफ आता है उसको हम के का नाम देते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पी पढ़ा था, एक उसका नाम क्या था, पी फॉर पता नहीं क्या था भूल गया मुझे, लेकिन के फॉर जो है ना क्रूकनबर्ग ट्यूमर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये होता है। अब मेरे जहन में वो नाम नहीं आ रहा, पी फॉर मैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाइड, ठीक है, ये नाम था उसका। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, जीआईटी का कैंसर ओवरी की तरफ आता है तो उसको हम कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर, ये डिफ्यूज़ टाइप में हमें मिलता है। तो एज अ होल आपको ये पता चला कि डिफ्यूज़ टाइप और इंटेस्टाइनल टाइप में क्या डिफरेंस है। इंटेस्टाइनल टाइप जो है एच पाइलोरी वगैरह की वजह से हो रहा है, ठीक है, जितने भी हमने पीछे कॉजेज पढ़े उनकी वजह से इंटेस्टाइनल टाइप का कैंसर हो रहा है स्टमक में, ठीक है। और जो वो मोस्टली एंट्रम के रीजन में होता है, जो हमारे पास डिफ्यूज़ टाइप का कैंसर होता है वो डिफ्यूजली पूरे स्टमक को इन्वॉल्व करता है, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन शो करता है, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होती है एच पाइलोरी की, और वो पूरी बॉडी में फैल रहा होता है जगह जगह पे, ठीक है। अब देखिए ओवरी में भी क्या हुआ है, तो ये डिफरेंस ऐसा होल हमने जो देखा। उसके बाद हम स्मॉल बबल स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बहुत मज़े की इसमें चीज़ें आ जाती हैं, टर्म्स आ जाती हैं। ड्यूडेनल एट्रेजिया, ड्यूडेनल एट्रेजिया में क्या होता है कि हमारा ये अगर स्टमक है ना तो ये आगे ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया, तो स्टमक जो ड्यूडेनम होगा ना उसकी वॉल ऐसे बंद होगी, ठीक है, तो ड्यूडेनल जो है वो उसकी कैनलाइजेशन नहीं होगी। ये डाउन सिंड्रोम के लोगों में ज़्यादा होता है, सारा खाना उसका पीछे आ रहा होता है, ठीक है, ऐसे खाना पीछे आ रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक की डिस्टेंशन हो जाती है, ठीक है। और जो वॉमिटिंग होती है ना इसमें वो बिलरी वॉमिटिंग होती है। मैंने आपको बताया था पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सी वॉमिटिंग थी, नॉन बिलस वॉमिटिंग थी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग थी, उसमें भी पॉलीहाइड्रोमनस था, इसमें भी पॉलीहाइड्रोमनियोज है, इसमें भी स्टमक की डिस्टेंशन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिलरी वॉमिटिंग है। तो इस तरह से आपने डिस्टिंग्विश करना होता है, ये डाउन सिंड्रोम के लोगों में होता है। और इसमें एक चीज़ आती है डबल बबल साइन, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना इस तरह से नज़र आता है, ये यहाँ पे ड्यूडेनल एट्रेसिया होता है, तो पीछे से स्टमक ऐसे डायलेट कर जाता है, ड्यूडेनम आगे से ऐसे डायलेट कर जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं डबल बबल साइन, ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव द मैकल्स डिवर्टिकुलम, ये होता है क्या है
कि दिस इज एक्चुअली द ट्रू डायवर्टिकुलम। पीछे हमने एक पढ़ा था ना ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, जो इंफीरियर कंस्ट्रक्टर और क्रिकोफ्रेंजियस मसल के दरमियान में जो हमारे पास एक ट्रायंगल था, ठीक है, उसमें से बाहर आ रहा था, वो आउट पोचिंग नज़र आ रही थी बाहर, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास वो फॉल्स डायवर्टिकुलम था, ठीक है, क्योंकि उसकी एक ही वॉल थी। यहाँ पे ट्रू डायवर्टिकुलम है बिकॉज ये तीनों जो लेयर्स होती है ना वॉल की, उसमें से आउट पोचिंग निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से आती है कि जो हमारी वाइट लाइन डक्ट होती है ना वो इन्वॉल्व नहीं करती। जब जब बच्चा होता है ना छोटा, तो वो जो यॉर्क सैक में होता है, जब उसकी यॉर्क सैक होती है, तो यॉर्क सैक उसकी जो है ना वो कनेक्टेड होती है गट के साथ ना, और गट के साथ वो कनेक्टेड होती है वाइट लाइन डक्ट के थ्रू, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही होती है उस बच्चे को। तो ये जो हमारे पास होती है वाइट लाइन डक्ट, ये वैसे जो है ना 4 वीक्स में बनती है, उसके बाद 7 वीक्स तक जो है ये हमारे पास जो है ना परसिस्ट करती है, फिर ये रिग्रेस कर जाती है आहिस्ता आहिस्ता बाद में। लेकिन अगर उसकी रिग्रेस नहीं करती, मतलब कि वो इन्वॉल्यूट नहीं होती वाइट लाइन डक्ट, तो उसकी वजह से फिर ये डायवर्टिकुलम एक रह जाता है जिसको मैकल्स डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये फॉलो करता है रूल ऑफ 2। किस तरह से कि ये मैकल डायवर्टिकुलम 2% पॉपुलेशन में होती है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनॉमली होती है। 2 इंचज़ इसकी जो है वो लेंथ होती है, ठीक है। 2 फीट ये इलियोसिकल वॉल से जो है ना अवे होता है, और ये पहले 2 साल में रहती है, ठीक है, और ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि ट्विस्टिंग हो जाती है वोल्वुलस, आगे हम देखेंगे वोल्वुलस बनता है, इंटरसेप्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इस वजह से ना ये होता है। दिस इज एक्चुअली द मैकल्स डायवर्टिकुलम वाइट लाइन डक्ट के रेमिनेंट होता है, जो यॉर्क सैक और हमारी जो है गट को नॉर्मली कनेक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये रेमिनेंट रह जाता है, जो ये इस तरह से बाहर आता है। ये 2% पॉपुलेशन में होता है, ठीक है। 2 इंचज़ इसकी जो है लेंथ होती है, 2 इंचज़, ठीक है, और ये 2% 2 ईयर्स ऑफ लाइफ तक रहता है, उसके बाद ये रिग्रेस कर जाता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर जो है ना ये हमारे इसमें से जो है 2 फीट, सॉरी 2 फीट हमारे पास जो है ना इलियोसिकल वॉल से इसका डिफरेंस होता है। ये इलियोसिकल वॉल होता है ना यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस जो है ना इलियोसिकल वॉल से 2 फीट का होता है। ये आपने याद रखना है, इंचज़ का और फीट का आपने कंफ्यूज नहीं करना। इंचज़ उसकी लेंथ है, 2 फीट उसका डिस्टेंस है इलियोसिकल वॉल से, ठीक है। और फिर ये जो है वॉल्वुलस वगैरह के साथ आ सकता है, ये आपको अब समझ आएगी। इंटरसेप्शन क्या होता है कि एक जो हमारा सेगमेंट होता है ना इंटेस्टाइन का, वो ऐसे दूसरे सेगमेंट के अंदर चला जाता है। नॉर्मली तो ऐसे होता है ना, तो दूसरे सेगमेंट पे चला जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है। और वॉल्वुलस क्या होता है कि जिसमें इंटेस्टाइन जो होती है वो ट्विस्ट हो जाती है ऐसे करके, उसको वॉल्वुलस कहते हैं। तो अगर इसकी जो है वो मैकल डायवर्टिकुलम की इस तरह से वॉल्वुलस से इंटरसेप्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो फिर पेशेंट जो है उसके साथ जो है ना आ सकता है, मतलब ये भी कभी कभार हो सकता है। दिस इज एक्चुअली द ड्यूडेनल एट्रेसिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूडेनल और ल्यूमेन जो है ना से ब्लॉक होता है। तो वोल्वुलस क्या होता है, दिस इज द ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल, जो मैंने आपको बताया ऐसे हो जाती है ट्विस्टिंग, उसकी जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है और इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा जो इसका कॉमन एरिया होता है ना वो सिग्मॉइड कॉलन होता है और सीकम होता है, ठीक है। इंटरसेप्शन क्या होता है कि टेलीस्कोपिंग हो जाती है प्रॉक्सिमल सेगमेंट की डिस्टल सेगमेंट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके अंदर चला जाता है, घुस जाता है, ठीक है। और टेलीस्कोपिक सेगमेंट जो होता है ये हमारे पास पेरिस्टालसिस से आगे की तरफ जाता है, जिसकी से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसी तरह वोल्वुलस की तरह ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और जो है अब बच्चों में जो इसकी कॉज होती है ना वॉल्वुलस की, वो याद रखें रोटा वायरस की वजह से। रोटा वायरस की वजह से जो है ना हमारे पास लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से ये बनता है, ये जो है इंटरसेप्शन होती है, ठीक है। टर्मिनल इलियम में ज़्यादा कॉमन होती है, और जो अडल्ट है ना उनमें ज़्यादा कॉमन कॉज ट्यूमर है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, बच्चों में रोटा वायरस की वजह से होता है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इंटरसेप्शन जो होती है वो बच्चों में रोटा वायरस की वजह से होती है और अडल्ट में ट्यूमर की वजह से। फिर आती है स्मॉल बाउल जो इन्फेक्शन होती है, ये सिंपल यही है कि इस्केमिक इंजरी हो जाती है हमारी स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसकी, ठीक है। ये डबल बबल साइन यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ड्यूडेनल एट्रेसिया की वजह से बनता है। ये मैकल्स डायवर्टिकुलम इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो है ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये वोल्वुलस बना था, ट्विस्टिंग हुई हुई है यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इस एरिया को ब्लड सप्लाई पे नहीं जाता ये वाले एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये मैं बता रही थी कि स्मॉल बाउल का इन्फेक्शन होता है। अब ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसम्यूरल भी हो सकता है, मतलब कि सारी की सारी वॉल जो है उनकी इन्फेक्शन हो जाएगी, या म्यूकोजल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे होता है ना, नॉर्मली म्यूकोजा होती है, फिर उसमें जो है हमारी जो है वो सब म्यूकोजा होती है, फिर हमारी मस्कुलरिस लेयर होती है, ठीक है। तो अब जो ब्लड सप्लाई होता है ना वो यहाँ से आ रहा होता है, मतलब कि जो है ये इधर से ना, यहाँ पे इधर करके ब्लड सप्लाई, ब्लड वेजल्स होती है ना, तो जो म्यूकोजा होती है ना वो ज़्यादा दूर होती है ब्लड सप्लाई से, तो यहाँ पे तो ब्लड ब्लड मिल रहा होता है। अगर हाइपोटेंशन हो ना,
तो ये इस एरिया को तो ब्लड सप्लाई मिल जाता है, लेकिन म्यूकोज़ा को नहीं मिलता, जिसकी वजह से म्यूकोज़ा इन्फेक्शन जो होती है वो हाइपोटेंशन की वजह से होती है। ट्रांसम्यूरल मतलब कि सारी की सारी वॉल जो है वो उनका इन्फेक्शन हो गया, वो एम्बोलिज़्म की वजह से होती है। किसकी एम्बोलिज़्म की वजह से? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की एम्बोलिज़्म की वजह से। ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो पेशेंट को पेन होगी, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, डायरिया होगा उसको, उसके बाउल के साउंड जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर आती है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस क्या होती है कि कुछ लोग होते हैं जिनमें ना, हमें पता है जब भी हम लैक्टोज़ लेते हैं, नॉर्मली हम जो दूध पीते हैं उसमें लैक्टोज़ होता है, ठीक है? तो वो उसके हमारी बॉडी में ना एक एंजाइम होता है लैक्टेज़, ठीक है? वो क्या करता है, हमारे लैक्टोज़ को ना ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ में कन्वर्ट करता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें लैक्टेज़ की ना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उनका दूध जो है ना वो हज़म नहीं होता, उनका लैक्टोज़ जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करता ना। तो इसमें यही होता है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में कि लैक्टेज़ एंजाइम का फंक्शन ख़राब हो जाता है, ठीक है? एंटेरोसाइट्स के ब्रश बॉर्डर पे लैक्टेज़ नॉर्मली ब्रेक डाउन कर रहा था ग्लूकोज़ एंड गैलेक्टोज़ को लैक्टोज़ में, ठीक है? तो ऐसे लोग जो हैं वो जब भी दूध पीते हैं तो उनको ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका लैक्टोज जो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये इसकी जो कॉज़ होती है वो क्या होती है? ये कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी कॉज़ हो सकती है। कंजेनिटली ही उसका लैक्टेज एंजाइम नहीं है, ठीक है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। या एक्वायर्ड कॉज़ क्या हो सकता है कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ी देर के लिए अगर हो कि थोड़ी सी इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से जो है ना लैक्टेज जो है, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो सकती है लैक्टेज की, ठीक है? तो ये है। रिक्वायर्ड कॉज मोस्टली 10 to 15 ईयर्स में होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सीलिएक डिजीज़, ठीक है? सीलिएक डिजीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि नॉर्मली आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाए होते हैं, ठीक है? वो नॉर्मली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि जो लोग गंदम खाते हैं ना, उनमें क्या होता है, गंदम के अंदर ना ग्लूटेन होती है। अब वो ना ग्लूटेन जो होती है वो हमारे अंदर नॉर्मली ग्लाइडिन में कन्वर्ट होती है, और जो है ना गंदम हमारी जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो लोग होते हैं ना सीलिएक डिजीज़ के, उनको गंदम सूट नहीं करती, ठीक है? उनसे गंदम हज़म नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब भी उनकी बॉडी में ग्लाइडिन आता है ना, ग्लूटेन आता है वीट में, गंदम के अंदर, तो ग्लाइडिन जो है वो हमारी जब इंटीरोसाइट्स के अंदर आता है तो एक एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम, ठीक है? वो ग्लाइडिन को जो है ना जो है डीमाइनेट करता है, ठीक है? डीमाइनेटेड ग्लाइडिन ग्लाइडिन बनाता है। डीमाइनेटेड ग्लाइडिन बनाता है। और ग्लाइडिन जो होती है ये हमारे जो जिन लोगों के अंदर एक एंटीजन जो है डेंड्रिटिक सेल होता है जो है डेंड्रिटिक सेल होता है जो इसको पकड़ता है, और जो है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो इन इसको डीमाइनेटिंग ग्लाइडिन को पकड़ते हैं, ठीक है? और टी सेल्स को दे देते हैं, ठीक है? टी सेल्स को दे देते हैं, टी सेल्स आगे से जो है बी सेल्स को दे देते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ किस किस के अगेंस्ट बनाते हैं? इसके अगेंस्ट, ठीक है? डीमाइनेटेड ग्लाइडिन के अगेंस्ट, ठीक है? ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट, ग्लाइडिन के अगेंस्ट सॉरी इसके अगेंस्ट नहीं बनती, ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम के अगेंस्ट, ग्लाइडिन के अगेंस्ट, और एक हमारी प्रोटीन होती है मसल की, उसको एंडोमाइसिन कहते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? और टी सेल्स जो होते हैं ये मिल मिला के ना हमारी जो इंटीरोसाइट्स के वॉल्स होती है ना उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब डैमेज हो जाते हैं तो ये विलाए जो होते हैं ना ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं इंटेस्टाइन के। जब ये विलाए ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी प्रॉपर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है? तो सिंपली ग्लूटेन अंदर आया, ग्लाइडिन में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसग्लूटामिनेज ने उसको जो है डीमाइडेट किया, डीमाइडेट ग्लाइडिन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने पकड़ा, टी सेल्स को दिया, टी सेल्स ने बी सेल्स को दिया, बी सेल्स ने एंटीबॉडीज़ बनाई, ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट बनाई, ग्लाइडिन के अगेंस्ट बनाई, और हमारे जो है वो एंडोमाइसिन के अगेंस्ट बनाई, और हमारे विलाए जो है इंटेस्टाइन के उनको डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है? जब डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी तो पेशेंट जो है उसको एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी चीज़ों की। तो यही सीलिएक डिजीज़ है कि इम्यून मेडिएटेड डैमेज होता है हमारे स्मॉल बाउल के विलाए का, ठीक है? कौन से डैमेज होता है? टी सेल डैमेज करते हैं ग्लूटेन की एक्सपोजर की वजह से। उन लोगों के अंदर होता है सिर्फ वो लोग जिनके अंदर HLA-DQ2 और DQ8 होता है, ठीक है? ग्लूटेन जो होता है वो नॉर्मली हमारे व्हीट और ग्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसका जो कॉम्पोनेंट होता है वो ग्लाइडिन होता है। जब ये हमारी बॉडी में आता है तो डीमाइडेट होता है बाय द ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है? डीमाइडेटेड ग्लाइडिन जो है वो इसको पकड़ के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को देता है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो टी सेल्स को देते हैं, और टी सेल्स में वो डैमेज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बना के भी। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि पेशेंट को हजम कुछ भी नहीं हो रहा होता, डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, ठीक है? और ऐसे लोग जो है वो खा पी नहीं सकते प्रॉपर्ली, ठीक है? तो इनको जो है क्या होता है, क्रोनिक डायरिया और ब्लॉटिंग के साथ पेशेंट्स आते हैं।
अब इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि इनके अंदर साथ में ना ये भी चीज़ें हो रही होती हैं, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, हर्पीज लाइक वेजिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं उनकी स्किन पे, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। और जो है ना आईजीए डिपोजिशन हो जाती है लिप्स पे। क्यों क्यों ठीक है, क्योंकि आईजीए डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही पेशेंट्स हम जो है उनको कहते हैं कि आपने गंदम वगैरह नहीं खानी है, ऐसी चीज़ नहीं खानी जिनके अंदर ग्लूटेन हो, ठीक है। तो लैब फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि हमें आईजीए एंटीबॉडीज़ मिलती हैं अगेंस्ट द ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम, ग्लाइडिन और आईजीजी एंटीबॉडीज़, ठीक है। और ये जो है इनके अगेंस्ट आईजी एंटीबॉडीज़ मिलती है, आईजीजी एंटीबॉडीज़ हमें मिलती हैं। और जो है अब वो लोग जिनके अंदर आईजीए की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उनके अंदर फिर हम आईजीजी को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम ड्यूटेनल बायोप्सी करते हैं तो हमें वहाँ पे विलाए फ्लैट हुए पे मिलते हैं, जो क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है। ये विलाए हैं ना, तो इनके दरमियान में जो है ना क्रिप्ट्स होते हैं, ये क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। इनका हाइपरप्लेजिया हुआ होता है। और जो है हमें इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। विलाए क्या होंगे, फ्लैट होंगे। क्रिप्स का क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा। टी लिम्फोसाइट जो इंट्रा एपिथेलियल हमें मिल रहे होंगे, ठीक है। डैमेज जो है ज़्यादातर हमें किस रीजन में मिलता है, ड्यूटेनम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटेनम में मिलता है, ठीक है। आगे हम डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें ड्यूटेनम इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं कि सिम्टम्स जो हो रहे होते हैं उन ग्लूटेन फ्री डाइट से ठीक हो जाते हैं। और पेशेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका यूक्यू भी बनता होता है कि ये एज अ होल यूक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग होते हैं ना सीलियक डिजीज़ के, उनके अंदर स्मॉल बाउल कार्सिनोमा और टी सेल लिम्फोमा होने का चांस होता है। कौन सा टी सेल, ईटल, ठीक है। इंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। तो सीलियक डिजीज़ में ये देखिए बिल्कुल फ्लैट भी लाए हुए हैं, ठीक है। और आपको ये अंदर टी लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मली ये होते हैं इस तरह के बड़े बड़े विलाए, तो इस तरह के विलाए हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। जो हमने देखा था ना हर्पेटिफॉर्मिस टाइप, उसमें होता क्या है कि हमारे ना डर्मल पिपिले होते हैं ना ऐसे करके, तो आईजीए डेपोजिशन इधर हो जाती है, तो उसकी वजह से ना वैसे वेजिकल्स लाइक अपीयरेंस आ रही होती है, वो हर्पीज वेजिकल्स लाइक अपीयरेंस आ रही होती है। अब हमने जो है ना ट्रॉपिकल स्प्रू भी एक डिजीज़ होती है, इसमें भी हमारे विलाए डैमेज हो रहे होते हैं स्मॉल स्मॉल बाउल के, लेकिन हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नहीं पता होता, ठीक है। इसमें भी मेल एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अब जो सीलिक डिजीज़ में उसमें पता था कि ग्लूटेन की वजह से होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें कॉज का नहीं पता, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नहीं पता। अब सिमिलर टू सीलियक डिजीज़ ही है ये, लेकिन ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। ये जो है हमारे पास इन्फेक्शियस डायरिया के बाद होती है, ठीक है। मतलब किसी को पहले कोई डायरिया हुआ तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाती है डैमेज शुदा विलाई, ठीक है। डैमेज ज़्यादातर कहाँ होता है, ड्यूटेनम, जो जजनम और इलियम में, ये मैंने आपको बताना था। पीछे सीलियक डिजीज़ में कहाँ पे था, ड्यूटेनम में था। यहाँ पे कहाँ डैमेज हो रहा है, जजनम और इलियम में हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों होती है, आपने विटामिन B12 पढ़ा होगा अगर ब्लड के चैप्टर में, तो आपने पढ़ा होगा कि विटामिन B12 इलियम में एब्जॉर्ब होता है। तो अब इलियम में डैमेज हो गया तो विटामिन B12 कैसे एब्जॉर्ब होगा, तो फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की भी साइंस आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है ट्रॉपिकल फ्लू के बारे में। नेक्स्ट वी हैव द विपल डिजीज़। विपल डिजीज़ सिस्टेमिक डैमेज होता है जिसमें मैक्रोफेजेस की वजह से, मैक्रोफेजेस होते हैं किस ऑर्गेनिज्म की वजह से, ट्रोफर्मा विपिलाई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कि इसमें हमें मैक्रोफेजेस मिलते हैं जिनके अंदर ये सारे जो है ना ये ऑर्गेनिजम्स जो है ट्रोफर्मा ट्रोफराइमा विपिलाई ऑर्गेनिज्म जो है मैक्रोफेजेस के अंदर जमा हुए नज़र आते हैं, ठीक है। अब ये पार्शली डिस्ट्रॉयड होते हैं, मतलब कि पूरी तरह ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, जो है ना माइक्रोफेजेस के लाइसोसोम से तो अंदर जमा हो गए होते हैं, और ये पॉजिटिव होते हैं पास स्टेन से, ठीक है। क्लासिक साइट जो इसकी इन्वॉल्वमेंट की होती है वो स्मॉल बाउल के लैमिना प्रोप्रिया में होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, नॉर्मली आपको पता है हमारी स्मॉल बाउल कैसे होती है, विलाए होते हैं और इधर इस तरह से ना, इस तरह से उनकी एपिथीलियम होती है, दरमियान में उनके लैक्टियल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो लैक्टियल्स में क्या होता है कि जो भी हमारे फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फ्री फैटी एसिड, ठीक है। तो वो हमारे काइलोमाइक्रोन्स में ना एक जमा होकर ना इन लैक्टियल्स के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, लैक्टियल्स के थ्रू हमारी थोरेसिक डक्ट से हमारे ब्लड में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फ़ैट की जो है ना एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रही होती है।
तो अब क्या होता है, हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये ऑर्गेनिजम्स लिए हुए, ये कहाँ पे जमा हो जाते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ये मैक्रोफेजेस है। ये लैक्टियल्स को कंप्रेस कर देते हैं मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से वो जो फैट की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है लैक्टियल्स के थ्रू, वो नहीं होती। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया हुआ इधर कि यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर ये स्मॉल बाउल के लैमिना प्रॉपर में होता है, जहाँ पे मैक्रोफेजेस जमा हो जाते हैं, लैक्टियल्स को कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन्स जो है वो नहीं लिम्फेटिक्स तक जा पाते और फैट की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है पेशेंट को, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, अब जो अदर सिम्टम्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट वो ये हैं कि पेशेंट को जो है सिनोवियम ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अर्थराइटिस हो जाएगा। ठीक है, और लिम्फ नोड्स और सीएनएस भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सो दिस इज़ एक्चुअली द स्टमक, जिसमें वीट आया हुआ है और वो उसको जो है ना, मोस्टली ड्यूडेनम का जो पार्ट है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है, जैसे वीट की वजह से सीलिएक डिजीज़ होती है। ठीक है, सीलिएक डिजीज़ में क्या है, हेल्दी देखें न्यूट्रिएंट सारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें सारे विलाई डैमेज हो गए सीलिएक डिजीज़ में। ठीक है, ग्लूटेन की वजह से, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। ठीक है, विपल डिजीज़ क्या है कि विपल डिजीज़ में आपका जो है मोस्ट कॉमन ये इसकी वजह से होता है कि मैक्रोफेजेस यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की वजह से, और फिर इस तरह से जो है ना वो आता है प्रॉब्लम। ठीक है, कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मैक्रोफेजेस में जमा हुए होते हैं, पैस्टेन पॉजिटिव होते हैं, ये पेशेंट को साथ में सिम्टम्स आ रहे होते हैं अर्थराइटिस के, मैलएब्जॉर्प्शन डायरिया के, लिम्फेडिनोपैथी, इंसेफेलोपैथी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप डायरियल डिजीज़ के नाम लिखो तो आप लिख सकते हो सीलिएक डिजीज़, ट्रॉपिकल स्प्रू विपल डिजीज़। ठीक है, सो बाकी हम नेक्स्ट से करते हैं।